नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों अपन 3 डेमो क्लासेस इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर रखेंगे। आज हमारी फर्स्ट डेमो क्लास है। 3 डेमो क्लास कंप्लीट होने के बाद दोस्तों अगली क्लासेस हमारी स्टडी जोन क्लासेस के मोबाइल ऐप में होगी, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। तो वहां से भी आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं या गूगल प्ले स्टोर से भी आप स्टडी जोन क्लासेस की मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों आज से हम बात करेंगे। हमारा जो नंबर 1 का नाम है वह है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एंड कंसेप्ट ऑफ प्रेशर। यानी फ्लूइड जो है, द्रव जो है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, तरल जो है उसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, उसमें किस प्रकार के प्रेशर लग रहे, दाब लग रहे, उसका कंसेप्ट क्या है, उसके बारे में दोस्तों अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अपन इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। एक एक कंसेप्ट अपन तरीके से पढ़ेंगे। और दोस्तों मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे जैसे पढ़ते जाओ वैसे वैसे खुद की राइटिंग में नोट्स बनाते जाओ। जहां तक खुद की राइटिंग में नोट्स नहीं बनाओगे, जहां तक बात नहीं बनेगी, ठीक है। और सेकंड ईयर के जो सब्जेक्ट हैं वो फर्स्ट ईयर से थोड़े भारी सब्जेक्ट है, एडवांस सब्जेक्ट है, इनमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। हालांकि मैं एक एक चीज आपकी क्लियर कर दूंगा, चाहे वो डेरिवेशन हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, तो चाहे थ्योरी हो। अपन बहुत जबरदस्त तरीके से कंसेप्ट वाइज पढ़ते हुए चलेंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, तो एक बार कमेंट करके रिप्लाई कर दो, वॉइस वगैरह सब क्लियर है ना, वीडियो की क्वालिटी वगैरह सब क्लियर है ना, फिर अपन क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है भाई, सबसे पहले बात करते हैं अपन फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर की बात करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इस सब्जेक्ट के बेसिक के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है इसमें वो आता है फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या आता है? फ्लूइड मैकेनिक्स। और दोस्तों जो फ्लूइड मैकेनिक्स है इसे हिंदी में बोलते हैं अपन द्रव यांत्रिकी। क्या बोलते हैं? द्रव यांत्रिकी। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। इस सब्जेक्ट में अपन पढ़ने क्या वाले हैं उसके बारे में दोस्तों अपन डिस्कस करते हैं। मान लो दोस्तों ये एक पात्र है, पात्र आप समझते हो, ये एक बीकर है, ठीक है, कंटेनर है। इस पात्र के अंदर दोस्तों पानी भरा हुआ है। अभी ये पानी किस अवस्था में है? पानी जो है वो अभी स्थिर अवस्था में है। किस अवस्था में दोस्तों? जो जल है, जो पानी है, वो स्थिर अवस्था में है, ठीक है दोस्तों। ये एक पाइप है, इस पाइप के अंदर से वाटर फ्लो हो रहा है, पानी प्रवाहित हो रहा है। इस स्थिति में जो पानी है दोस्तों, कौन सी स्थिति में? गतिक अवस्था में, गतिक अवस्था में। तो पात्र के अंदर पानी स्थिर अवस्था में एक कंडीशन में, तो और एक कंडीशन में पाइप के अंदर पानी फ्लो कर रहा है, यानी गति कर रहा है। अब दोस्तों जब पानी स्थिर अवस्था में, तो कौन कौन से प्रकार के बल इस वाटर पे लग रहे हैं या पात्र की दीवारों पर लग रहे हैं, और उन बलों के प्रभाव के कारण इस पर क्या प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, उन बलों के इफेक्ट के कारण। उसी प्रकार जब पाइप के अंदर से वाटर फ्लो हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है, तो इसका इफेक्ट इस पाइप पे क्या पड़ रहा है, कौन कौन से दाब यहां पे लग रहे हैं, कौन कौन से प्रेशर यहां पे लग रहे हैं, इनके बारे में जो दोस्तों अपन अध्ययन करेंगे वो कहलाता है फ्लूइड मैकेनिक्स, यानी द्रव यांत्रिकी। यानी फ्लूइड मैकेनिक्स यानी द्रव यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अपन द्रव का स्थिर अवस्था में और गतिक अवस्था में अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला टॉपिक द्रव यांत्रिकी, फ्लूइड मैकेनिक्स। ये डायग्राम आपको नोट्स में साइड में बनाने, राइट साइड पे आप डायग्राम बनाओगे। हालांकि मैं आपको सेकंड सेमेस्टर में भी समझा चुका। राइट साइड पे कॉपी के रजिस्टर के राइट साइड पे आपको डायग्राम बनाना है, लेफ्ट साइड पे आपको थ्योरी लिखनी है। दोस्तों एक एक टॉपिक की थ्योरी में बोल के आपको यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं बोल बोल के लिखाऊंगा तो उससे नेट का डाटा आपका ज्यादा खर्च होगा, ठीक है, और बोल बोल के लिखाने से कोई मतलब भी नहीं है। इन सब की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ऐप के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। तो उस पीडीएफ में से देख के आप खुद की राइटिंग में नोट्स बना लेना। यहाँ पे अपन समझते हुए चलेंगे और नोट्स आप पीडीएफ में से बनाना, ठीक है। तो इस साइड में आपको डायग्राम बनाना, ठीक है। थ्योरी में क्या है? पहला टॉपिक है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स, द्रव यांत्रिकी। द्रव यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अपन द्रव का स्थिर अवस्था में और गतिक अवस्था में अध्ययन करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो पहला टॉपिक द्रव यांत्रिकी अपना कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है हमारा वो आता है द्रव स्थितिकी। क्या आता है?
द्रव स्थितिकी। ऐसी करो स्टार्टिंग की 2-3 क्लासों में तो मैं थ्योरी लिखा देता हूं आपको, ठीक है। द्रव यांत्रिकी, फ्लूइड मैकेनिक्स, तो इसकी थ्योरी में आप लिख लो, डायग्राम आपको साइड में बनाना है। इसके द्रव यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है, द्रव यांत्रिकी को तरल यांत्रिकी भी बोल सकते हैं हम। क्या बोल सकते हैं? तरल यांत्रिकी। तो तरल यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है, जिसके अंतर्गत द्रव का स्थिर अवस्था में व गतिक अवस्था में अध्ययन किया जाता है। गतिक अवस्था में अध्ययन किया जाता है। ऐसे करना है। थ्योरी तो आप पीडीएफ में से लिखना, ठीक है। नोट्स आप पीडीएफ में बनाना, क्योंकि डेटा खत्म करने से कोई मतलब नहीं आ रहा। वैसे 1 GB 1.5 GB 2 GB नेट रोजाना आता है आपके, ऐसे बोल के लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं है। नोट्स आपको पीडीएफ में से बनाना है। जैसे अपना ये लेक्चर खत्म होगा, क्लास खत्म होगी, ऐप के अंदर मैं पीडीएफ डाल दूंगा। डेमो क्लास की पीडीएफ भी आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां से आप नोट्स बना लेना। तो सबसे पहला टॉपिक क्या हो गया हमारा? फ्लूइड मैकेनिक्स, द्रव यांत्रिकी। सब कुछ आपको यहीं याद हो जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट से अपन पढ़ेंगे तो सब कुछ यहाँ हो जाएगा। और रट के पढ़ोगे तो भूल जाओगे। और अपन, आपको पता है, सेकंड सेमेस्टर में अपन पढ़े, फर्स्ट सेमेस्टर में अपन पढ़े, हर एक चीज, हर सब्जेक्ट की, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट अपन ने पढ़ाओ, एक एक चीज अपन ने कंसेप्ट से पढ़ी है। तो सेकंड ईयर में भी अपन कंसेप्ट से पढ़ते हुए चलेंगे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अपन द्रव स्थिर अवस्था में और गतिशील अवस्था में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, ठीक है भैया। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है हमारा द्रव स्थितिकी। अगला टॉपिक क्या है भैया? वह है द्रव स्थितिकी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। क्या बोलते हैं? फ्लूइड स्टैटिक्स। नाम से पता चल रहा है, फ्लूइड स्टैटिक्स द्रव स्थितिकी, यानी इसके अंतर्गत अपन द्रव का स्थिर अवस्था में अध्ययन करेंगे। यानी द्रव जब स्थिर अवस्था में रहेगा, यानी पात्र के अंदर भरा हुआ रहेगा, तब अपन उस द्रव की गति के बारे में, उस द्रव पे लगने वाले बलों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो क्या कहलाएगी? वह द्रव स्थितिकी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? द्रव स्थितिकी, फ्लूइड स्टैटिक्स कहलाएगी। इसके अंतर्गत द्रव का स्थिर अवस्था में अध्ययन किया जाता है। तो फ्लूइड स्टैटिक्स के अंतर्गत द्रव का किस अवस्था में अध्ययन किया जाता है बच्चा? स्थिर अवस्था में अध्ययन किया जाता है। तो पहला टॉपिक हमने पढ़ा फ्लूइड मैकेनिक्स, उसके बाद फ्लूइड स्टैटिक्स। इसके बाद दोस्तों जो अगला टॉपिक चलेगा अपना, वह चलेगा फ्लूइड काइनेमेटिक्स, यानी द्रव गतिकी, ठीक है दोस्तों। यह चैप्टर बेसिक चैप्टर है, फ्लूइड मैकेनिक्स की जड़ है, अच्छे से इसे समझना। तो अगला टॉपिक जो है हमारा दोस्तों वह है द्रव गतिकी। क्या है? द्रव गतिकी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स दोस्तों, इंग्लिश वर्ड याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर पेपर हिंदी में गलत होता है तो इंग्लिश में सही माना जाता है। और कंपटीशन एग्जाम के अंदर तो बहुत से वर्ड इंग्लिश में लिख देगा, और तुम्हारे बीटीआर के एग्जाम के अंदर भी बहुत से वर्ड इंग्लिश में लिख देगा। तो इंग्लिश वर्ड भी याद रहना जरूरी है, ठीक है। तो द्रव गतिकी क्या कहा जाता है इंग्लिश में? फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तो इस शाखा के अंतर्गत अपन द्रव का गतिक अवस्था में अध्ययन करेंगे। यानी जब द्रव पाइप के अंदर प्रवाहित रहेगा, पाइप के अंदर फ्लो रहेगा, तब उन पे कौन कौन से बल लग रहे हैं, और उन बलों के कारण उस फ्लूइड पे और उस पाइप पे क्या प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं, उसके बारे में दोस्तों अपन अध्ययन करेंगे। तो शाखा क्या कहलाएगी? द्रव गतिकी, फ्लूइड काइनेमेटिक्स कहलाएगी। अर्थात इसके अंतर्गत अपन द्रव का गतिक अवस्था में अध्ययन करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमने अभी तक 3 टॉपिक पढ़े। सबसे पहला पढ़ा फ्लूइड मैकेनिक्स, इसके अंतर्गत अपन द्रव का, चाहे वो स्थिर अवस्था में हो चाहे गतिक अवस्था में हो, दोनों में अध्ययन करेंगे, तो फ्लूइड मैकेनिक्स। और अगर स्थिर अवस्था में अध्ययन करेंगे, जब द्रव स्थिर अवस्था में रहेगा तो वह क्या कहलाएगा? फ्लूइड स्टैटिक्स, उसका अध्ययन। और जब द्रव गतिक अवस्था में रहेगा, यानी किसी पाइप के अंदर फ्लो करेगा, तो उसका अपन अध्ययन करेंगे, तो क्या कहलाएगा? फ्लूइड काइनेमेटिक्स, द्रव गतिकी, ठीक है दोस्तों। 3 टॉपिक के बारे में अपन ने डिस्कस किया, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड काइनेमेटिक्स, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपन आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, ठीक है। यह हमारा बेसिक कंप्लीट हो चुका
फ्लूइड मैकेनिक्स का। ठीक है, अगला जो टॉपिक है दोस्तों वह है हमारा आइडियल फ्लूइड। अगला टॉपिक क्या है? आइडियल फ्लूइड, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है बच्चों? आदर्श तरल। क्या बोला जाता है? आदर्श तरल। ठीक है, ये जो भी मैं भी पढ़ा रहा हूं, जो भी पढ़ा रहा हूं, बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ठीक है, हालांकि ये सब कुछ आपको लिखा हुआ पीडीएफ में मिल जाएगा हैंड रिटन नोट्स में। ठीक है, फिर भी यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं अगले टॉपिक की, और जो अगला टॉपिक है वह है हमारा आदर्श तरल। आदर्श तरल, जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आइडियल फ्लूइड। आदर्श तरल, आइडियल फ्लूइड क्या होता है दोस्तों? आदर्श तरल, आइडियल फ्लूइड, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो आइडियल फ्लूइड, आदर्श तरल, ऐसा तरल होता है जिसके प्रवाह के दौरान किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। दोस्तों मान लो ये वाटर फ्लो हो रहा है, नदी में पानी बह रहा है। अब नदी में पानी बह रहा है और इस पानी के बीच में जब ये बह रहा है, जब ये फ्लो हो रहा है, तो इसके बीच में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी अवरोध नहीं होना चाहिए, अवरोध उत्पन्न न होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब या तो नदी में या किसी पाइप में जब भी वाटर का फ्लो हो रहा हो, द्रव प्रवाहित हो रहा हो, तो उसके बीच में यदि कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हो रहा है, यानी उसके बीच में कोई ईंट पत्थर कंकड़ वंगर वगैरह नहीं आ रहे, तो उस फ्लूइड को, ऐसे तरल को आदर्श तरल कहा जाता है, आइडियल फ्लूइड कहा जाता है। दोस्तों ये पॉसिबल है क्या? मान लो जब नदी में पानी बह रहा है तो वहां पे बहुत सारे कंकड़ आते हैं, पत्थर आते हैं, उनसे पानी टकरा के आगे बढ़ता है, तो नाम ही क्या है? आदर्श। बस कल्पना कर सकते हैं आइडियल फ्लूइड, जिसकी केवल अपन कल्पना कर सकते हैं, ऐसा फ्लूइड पॉसिबल नहीं है। यह फ्लूइड एक मात्र कल्पना मात्र फ्लूइड है। तो ऐसा फ्लूइड, ऐसा तरल जिसके प्रवाह के दौरान किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं होता हो, तो ऐसे फ्लूइड को, ऐसे तरल को आदर्श तरल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बात होगी आदर्श तरल की। इसके बाद एक नोट है, उस नोट के बारे में अपन डिस्कस करते हैं दोस्तों। नोट क्या है? नोट ये है दोस्तों कि आदर्श तरल एक कल्पना मात्र तरल है। आदर्श तरल, नोट क्या है? आदर्श तरल एक कल्पना मात्र तरल है, कल्पना मात्र तरल है, यानी इसकी केवल अपन कल्पना कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, फ्लूइड प्रवाह के दौरान कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता हो तो इससे तरल को क्या बोलेंगे अपन? आइडियल फ्लूइड, आदर्श तरल कहा जाता है। ठीक है भैया, इसके बाद अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है, एक एक चीज जो भी मैं बोल रहा हूं, जो भी मैं समझा रहा हूं, ठीक है, ये सब कुछ आपको हैंड रिटन नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा। तो नोट्स आपको वहां से बनाने हैं पीडीएफ को देखकर। ठीक है दोस्तों, और जो भी कोर्स खरीदेगा वह वीडियो को डाउनलोड भी कर सकता है, ताकि एक बार वीडियो को डाउनलोड करने के बाद आप बिना नेट के भी देख सकते हो। ठीक है, तो जो कोर्स खरीदेगा उससे सब फैसिलिटी मिलेगी। एक बार आप जहां पे भी अच्छा नेट आ रहा हो, जहां पे वाईफाई चल रहा हो, अगर आपके नेट की समस्या रहती है गाँव में, तो जहां पे गाँव में नेट की समस्या रहती है वहां पे आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो, जहां पे नेटवर्क अच्छे आते हो, जहां पे नेट अच्छा चलता हो। फिर आप एक बार वीडियो को डाउनलोड करने के बाद बिना नेट के भी कहीं पे भी देख सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद अपन ने बात करी आइडियल फ्लूइड की, आदर्श तरल की। आदर्श तरल क्या होता है? आदर्श तरल ऐसा तरल होता है जिसके प्रवाह के दौरान कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कोई पत्थर वत्थर ईंट कंकड़ वक्कर वगैरह नहीं आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो जो इसकी पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या है? कल्पना मात्र है। ठीक है भैया, इसके बाद अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक की, और जो अगला टॉपिक है हमारा वह है वास्तविक तरल। वास्तविक तरल, जिसे इंग्लिश में बोलता है रियल फ्लूइड, ये उसका उल्टा हो जाएगा, यानी ऐसा तरल जिसके प्रवाह के दौरान अवरोध उत्पन्न होता हो,
ऐसा तरल जिसके प्रवाह के दौरान अवरोध उत्पन्न होता हो उस तरल को क्या कहा जाता है? वास्तविक तरल कहा जाता है। तो आदर्श तरल में तो अवरोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए, यानी कोई परेशानी कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। और यदि बाधा आ गई, परेशानी आ गई किसी तरल के प्रवाह के दौरान, तो तरल क्या कहलाएगा? वास्तविक तरल कहलाएगा, रियल फ्लूइड कहलाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक कंसेप्ट है बहुत अच्छा, उसे मैं क्लियर करता हूं। अपन यहाँ पे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है? क्या कंफ्यूज रहते हैं कि फ्लूइड में और लिक्विड में क्या अंतर है। फ्लूइड में और लिक्विड में क्या अंतर है? तो दोस्तों जो गैस होती है, जो वाटर होता है और जो ऑयल होता है, इनमें कौन सा लिक्विड है कौन सा फ्लूइड है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। दोस्तों जो ऑयल है जो वाटर है इसे अपन लिक्विड कहते हैं। क्या कहते हैं? लिक्विड कहते हैं, द्रव कहते हैं। लेकिन जो गैस होती है इस गैस को अपन लिक्विड नहीं कह सकते, इसको क्या कह सकते हैं? फ्लूइड ही कह सकते हैं। तो जो वाटर है ऑयल है उसे अपन फ्लूइड भी कह सकते हैं और लिक्विड भी कह सकते हैं, लेकिन जो गैस है उस गैस को क्या कहा जाएगा? ओनली फ्लूइड कहा जाएगा। तो डिफरेंस है किस किस में? लिक्विड में और फ्लूइड में। गैस को केवल अपन फ्लूइड ही कह सकते हैं, तरल ही कह सकते हैं, लेकिन ऑयल चाहे वाटर हो चाहे शक्कर की चाशनी हो इससे अपन लिक्विड भी कह सकते हैं, लेकिन गैस को क्या बोलेंगे? फ्लूइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है। पूछ लेते हैं कि लिक्विड में फ्लूइड में क्या डिफरेंस है। आपके सिलेबस में लिए नहीं है, लेकिन भविष्य में अगर कहीं आप कंपनी के अंदर इंटरव्यू दो या कहीं कंपटीशन एग्जाम में आ जाए तो डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमने बात करी आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड, आदर्श तरल और वास्तविक तरल के बारे में। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म है किसके? फ्लूइड के, तरल के महत्वपूर्ण गुणधर्म, उनके बारे में दोस्तों अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वह है द्रव्यमान घनत्व। द्रव्यमान घनत्व, और द्रव्यमान घनत्व को अपन घनत्व भी कह सकते हैं। द्रव्यमान घनत्व या घनत्व, जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चा? इंग्लिश में बोलेंगे मास डेंसिटी, मास डेंसिटी या डेंसिटी, मास डेंसिटी या डेंसिटी। तो अगला टॉपिक क्या हमारा? द्रव्यमान घनत्व या घनत्व, या तो घनत्व कह दो या द्रव्यमान घनत्व कह दो। तो दोस्तों आपने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा, द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को घनत्व कहा जाता है। द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को, परिभाषा क्या होगी? द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को घनत्व कहा जाता है। इसे रो से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात रो बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन आपने बचपन में भी पढ़ा है, बचपन में नहीं क्लास 10 में पढ़ा है। द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहा जाता है और इसे रो से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात रो बराबर हम लिख सकते हैं द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को क्या कहा जाता है? घनत्व या द्रव्यमान घनत्व कहा जाता है और इसे रो से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात रो बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। दोस्तों जो भी मैं बोल रहा हूँ सब कुछ पीडीएफ में मिलेगा, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, एक बार सुन लेना। आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हैंड रिटन नोट्स में पीडीएफ में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को क्या कहा जाता है? घनत्व कहा जाता है और इसे रो से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात क्या लिख सकते हैं अपन? रो बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। अब दोस्तों द्रव्यमान को अपन प्रदर्शित करते हैं एम से। द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं? एम से। और आयतन को प्रदर्शित करते हैं वी से। किससे प्रदर्शित करते हैं आयतन को? वी से। अब दोस्तों इसकी यूनिट की हम बात करते हैं, इसके मात्रक की हम बात करते हैं, इसके यूनिट की हम बात करते हैं, इसका मात्रक क्या होगा उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका मात्रक क्या होगा कि मात्रक के बारे में आपने फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा, मात्रक कैसे निकालते हैं। नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूं।
घनत्व का मात्रक हमें ध्यान रखना है, कैसे निकालेंगे? द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। द्रव्यमान को किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? किलोग्राम में। और आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। आयतन का मात्रक कितना होता है? मीटर क्यूब। किसमें है? एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति क्या होती है, इसके बारे में मैंने फिजिक्स में आपको पढ़ाया था सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। तो घनत्व रो का मात्रक क्या गया? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, तो घनत्व का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मात्रक है, काफी काम आएगा, अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहा जाता है और इसे रो से प्रदर्शित किया जाता है और इसका यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी? पहली प्रॉपर्टी होगी हमारे द्रव्यमान घनत्व या घनत्व, ठीक है भैया। इसके बाद अपन अगली प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है अपनी, उसके बारे में अपन समझते हैं, ठीक है भाई। एक नोट है, उस इंपॉर्टेंट नोट के बारे में डिस्कस करते हैं। नोट क्या है? नोट यह है बच्चों, आपेक्षिक भार तथा गुरुत्वीय त्वरण के अनुपात को भी घनत्व कहा जाता है। क्या है नोट? आपेक्षिक भार, आपेक्षिक भार तथा गुरुत्वीय त्वरण के अनुपात को भी, त्वरण के अनुपात को भी घनत्व कहा जाता है, घनत्व कहा जाता है। दोस्तों यहां पे घनत्व की एक परिभाषा और आ गई, घनत्व के एक डेफिनेशन और आ गई। क्या डेफिनेशन आ गई? कि जो आपेक्षिक भार है, आपेक्षिक भार को रिप्रेजेंट करते हैं अपन कैपिटल डब्ल्यू से। आपेक्षिक भार को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से। और गुरुत्वीय त्वरण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल जी से। फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स में आपने पढ़ा है गुरुत्वीय त्वरण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल जी से। तो आपेक्षिक भार कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण के अनुपात को क्या कहा जाता है? घनत्व कहा जाता है। घनत्व को किससे दर्शाते हैं? रो से। तो अर्थात दोस्तों रो का फॉर्मूला एक और आ गया, रो का एक फॉर्मूला और आ गया। क्या आ गया? रो बराबर डब्ल्यू अपॉन जी। आपेक्षिक भार क्या होता है इसके बारे में अपन इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपको ध्यान रखना है। तो रो बराबर डब्ल्यू अपॉन जी। और दोस्तों इस फॉर्मूले से अपन ये भी लिख सकते हैं कैपिटल डब्ल्यू बराबर, इस जी को मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डब्ल्यू बराबर रो जी। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, न्यूमेरिकल में काफी यूज इनका होगा। तो आपेक्षिक भार तथा गुरुत्वीय त्वरण के अनुपात को भी क्या कहा जाता है? घनत्व कहा जाता है। और यहाँ पे द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को भी क्या कहा जाता है? घनत्व कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। यूनिट क्या होती है, ये यूनिट अपन को ध्यान रखनी है। चलो इसके डेफिनेशन में मैं लिख ही देता हूं। द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को, आयतन के अनुपात को घनत्व कहा जाता है, घनत्व कहा जाता है। इसे रो से प्रदर्शित किया जाता है, इसे रो से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है भैया। इस तो द्रव्यमान घनत्व के बारे में अपन ने डिस्कस किया। एक बार इसे अच्छे से देख लो आप, फिर अपन आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी के बारे में। अगली प्रॉपर्टी क्या होती है उसके बारे में दोस्तों अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगली प्रॉपर्टी जो है वह है आपेक्षिक भार। क्या है? आपेक्षिक भार। आपेक्षिक भार के बारे में मैंने कहा था अभी डिस्कस करेंगे आगे। तो ये टॉपिक आ चुका है आपेक्षिक भार। तो अगला हेडिंग है बच्चों हमारा आपेक्षिक भार।
जिसे अपन इंग्लिश में बोलेंगे स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट, ठीक है। आपेक्षिक भार, स्पेसिफिक वेट, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग से चलो साथ के साथ ही आपको लिखा देता हूं ताकि आपको अजीब ना लगे, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे यार ये तो अजीब लग रहा है ये काम, ठीक है। हालांकि अजीब तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं लिखा ही देता हूं। आपेक्षिक भार के डेफिनेशन में आप लिखो, भार तथा आयतन के अनुपात को, भार तथा आयतन के अनुपात को, भार तथा आयतन के अनुपात को आपेक्षिक भार कहा जाता है। आपेक्षिक भार कहा जाता है। भार तथा आयतन के अनुपात को आपेक्षिक भार कहा जाता है। इसे कैपिटल W के द्वारा, इसे कैपिटल W के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है भैया। तो भार तथा आयतन के अनुपात को क्या कहा जाता है? आपेक्षिक भार कहा जाता है, और इसे कैपिटल W के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कैपिटल W बराबर स्मॉल w अपॉन v। याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें गलती मत करना। जहां पे कैपिटल W की जरूरत पड़े वहां पे कैपिटल W लिखना, जहां पे आपेक्षिक भार बोले वहां पे कैपिटल W लिखना है, और जहां केवल भार बोले वहां स्मॉल w लिखना है, ठीक है। तो स्मॉल w और स्मॉल v के अनुपात को क्या कहा जाता है? आपेक्षिक भार कहा जाता है। स्मॉल w क्या है? भार, और स्मॉल v क्या है? आयतन। भार और आयतन के बाद क्या कहेंगे? आपेक्षिक भार। दोस्तों इसके मात्रक की अपन बात करें, इसके यूनिट की अपन बात करेंगे, इसके मात्रक की बात करें तो भार का मात्रक होता है किलोग्राम। भार का मात्रक भी क्या होता है? किलोग्राम होता है। और आयतन का मात्रक भी क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। क्या होता है? मीटर क्यूब। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अपने दिमाग में बात आ सकती है कि सर किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब तो घनत्व का मात्रक होता है और आपेक्षिक भार का मात्रक भी यही हो गया, तो फिर अंतर क्या रहा? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हालांकि हमारे दिमाग में बात आई नहीं होगी लेकिन मैं क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों। जब यहाँ पे आप भार को किलोग्राम में लोगे, भार को किस में लोगे? किलोग्राम में, तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब आएगा। क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब आएगा। किस में आएगा? ये आपेक्षिक भार में। और जब यहाँ आप भार न्यूटन में लोगे, क्योंकि भार एक बल ही है, भार बल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, भार बल W बराबर होता है mg। भार बल को किससे प्रदर्शित करते हैं? mg से। यानी स्मॉल w का मान किसके बराबर होता है? mg के। ये भार बल है, भार बल का मान किसके बराबर होता है? mg के। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। जब इस w को आप न्यूटन में लोगे तो यहाँ मीटर स्क्वायर आएगा। यहाँ क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मीटर क्यूब, सॉरी मीटर स्क्वायर नहीं, मीटर क्यूब। आयतन का मात्रक तो मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब भी होता है। तो जब यहाँ आप भार किलोग्राम में लोगे तो आयतन को सेंटीमीटर क्यूब में लोगे। किसमें? आपेक्षिक भार में। और जब आपेक्षिक भार में आप W को न्यूटन में लोगे तो आयतन को मीटर क्यूब में लोगे। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दिमाग में बिठा लेना, न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा गलतियां करवाता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर तो नॉर्मल था भैया, वो तो दिवाली पे आप छोटे मोटे फटाके चलाते हो ना, भीम फटाके वगैरह, वो थे। लेकिन ये सेकंड ईयर के जो सब्जेक्ट है ये एटम बम है, ठीक है। इसलिए इनको ढंग से पढ़ने की जरूरत है और कंसेप्ट को अच्छे से समझने की जरूरत है। तो अपन ने बात करी किसके बारे में? आपेक्षिक भार के बारे में। भार तथा आयतन के अनुपात को आपेक्षिक भार कहा जाता है और इसे कैपिटल W के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों इसकी एक परिभाषा और बन सकती है, लेकिन हमें एग्जाम में यही परिभाषा लिखनी है। एक परिभाषा क्या लिखनी है? एक परिभाषा क्या हो सकती है मैं बता देता हूं आपको, नोट डाल के बता देता हूं, ठीक है। यदि v का मान अपन 1 कर दें, यानी आयतन का मान 1 मीटर क्यूब कर दिया जाए, तो जो भार रहेगा वो किसके बराबर हो जाएगा? आपेक्षिक भार के बराबर हो जाएगा। यानी जो भी परिभाषाएं बनती है वो फॉर्मूले से बनती है। तो अपन ये परिभाषा ये बना सकते हैं कि इकाई आयतन का भार, इकाई आयतन का भार आपेक्षिक भार कहलाता है, आपेक्षिक भार कहलाता है। ये मार्कर में इनका डाल लेता हूं यार मैं, फिर अपन क्लास को कंटिन्यू करते हैं। v का मान 1 कर दिया
तो स्मॉल कैपिटल डब्ल्यू किसके बराबर आ गया, स्मॉल डब्ल्यू के। तो यहां से क्या परिभाषा बन गई, इकाई आयतन का भार आपेक्षिक भार कहलाता है। रटने की जरूरत है क्या, मेरी गारंटी है पूरा सब्जेक्ट अपन क्लियर कर लेंगे, एक भी चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज अपन कंसेप्ट से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से अपन ने ये परिभाषा बना दी, इकाई आयतन का भार क्या कहलाता है, आपेक्षिक भार, और एक परिभाषा ये वाली होगी। चाहो तो दोनों परिभाषाएं आप एग्जाम में लिख सकते हो, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, वो बच्चा और टैलेंटेड है और अच्छे नंबर आपको दे देगा, ठीक है भैया। तो एक बार इसे आप अच्छे से देख लो, फिर अपन क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। इतने में मार्कर में इंक डाल लेता हूं, ठीक है भैया। ये अगली प्रॉपर्टी है अपनी फ्लूइड की। अगली प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी मास डेंसिटी यानी घनत्व या द्रव्यमान घनत्व। अब हम बात कर रहे हैं आपेक्षिक भार की। यहां पे एक पॉइंट आपको याद रखना है। क्या पॉइंट आपको याद रखना है, एक पॉइंट आपको याद रखना है, और वो पॉइंट है जल का अपेक्षिक भार 9810 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब होता है। ये न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा यूज होएगा ये, ठीक है। न्यूमेरिकल तभी सोल्व हो पाएंगे जब आपको ये ध्यान रहेगा। क्या नोट ध्यान रखना है, नोट आपको ध्यान रखना है, जल का आपेक्षिक भार, जल का आपेक्षिक भार यानी कैपिटल डब्ल्यू का मान 9810 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। आपेक्षिक भार का मात्रक आपने क्या लिया, न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। मात्रक में याद रखना 9810 किस में होता है, न्यूटन प्रति मीटर क्यूब में। तो जल का यानी पानी का आपेक्षिक भार का मान 9810 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब होता है। दोस्तों अगर ये W का मान वाटर के लिए, जल के लिए अगर आपको याद नहीं हुआ तो न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होंगे। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल अपन आगे की क्लासों में करेंगे, तब ये मान बहुत ज्यादा यूज आएगा, ठीक है भैया। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं आपेक्षिक भार से रिलेटेड, स्पेसिफिक वेट से रिलेटेड, जो मैं ध्यान रखनी है। इसके बाद दोस्तों अपन बात करेंगे अगले टॉपिक की, और जो अगला टॉपिक है हमारा वह है आपेक्षिक भार तथा गुरुत्वीय त्वरण में संबंध। अगला टॉपिक क्या है, आपेक्षिक भार तथा गुरुत्वीय त्वरण में संबंध, ठीक है भाई। तो चलते हैं अपन आगे। अगला टॉपिक है हमारा आपेक्षिक भार तथा गुरुत्वीय त्वरण में संबंध। आपेक्षिक भार तथा गुरुत्वीय त्वरण में संबंध, ठीक है भैया। तो अभी हालांकि संबंध के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन ये टॉपिक वाइज डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों हमने अभी कुछ ही देर पहले पढ़ा, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हमने क्या पढ़ा, कैपिटल डब्ल्यू बराबर होता है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन वी। एक तो ये पढ़ा, ये तो हमें ध्यान ही रहे। इसके अलावा एक अपन ने और पढ़ा, क्या पढ़ा, रो बराबर कैपिटल डब्ल्यू अपॉन जी पढ़ा। आपेक्षिक भार तथा गुरुत्वीय त्वरण के अनुपात को घनत्व कहा जाता है, पढ़ा हमने। तो यहां से W बराबर एक फॉर्मूला हमारे पास आया था, W बराबर रो जी। W बराबर क्या, रो जी। तो दोस्तों ये आपेक्षिक भार कैपिटल W और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी में संबंध आया नहीं आया। तो हालांकि ये फॉर्मूला अपन पढ़ चुके थे, लेकिन टॉपिक के अनुसार हमने एक बार और पढ़ा कि आपेक्षिक भार तथा गुरुत्वीय त्वरण में क्या संबंध होता है। तो आपेक्षिक भार तथा गुरुत्वीय त्वरण में क्या संबंध होता है बच्चों, W बराबर रो जी, जहां पे W क्या है, W है अपना आपेक्षिक भार और G है बच्चों हमारा गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो यह संबंध हो गया किसके बारे में, आपेक्षिक भार तथा गुरुत्वीय त्वरण में संबंध, ठीक है भाई। इसके बाद
अगला जो टॉपिक है हमारा वह है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स। अब दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या क्या इंपोर्टेंट पॉइंट है जो मैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग ध्यान रखना है, उसके बारे में दोस्तों अपन डिस्कस अगले क्लास में करेंगे। आज के क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, इसके आगे का प्रोसेस अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने बात की फ्लूइड मैकेनिक्स किसे कहा जाता है। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम द्रव का स्थिर अवस्था में और गति का अवस्था में अध्ययन कर सकते हैं, उसे फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद दोस्तों अपन ने बात करी फ्लूइड स्टैटिक्स, यानी जब द्रव स्थिर अवस्था में है यानी पात्र में स्थिर अवस्था में है तो उसका अध्ययन करेंगे, तो उसे द्रव स्थितिकी बोलेंगे, फ्लूइड स्टैटिक्स बोलेंगे। उसके बाद दोस्तों अपन ने बात करी फ्लूइड काइनेमेटिक्स की, यानी जब द्रव गति का अवस्था में रहेगा यानी किसी पाइप के अंदर से प्रवाहित होगा तब उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स होगा। उसके बाद दोस्तों हमने बात करी आइडियल फ्लूइड की, आदर्श तरल की। जब पानी के प्रवाह के दौरान किसी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होगा तो उसे अपन आइडियल फ्लूइड, आदर्श तरल कहेंगे। दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है कि जब वाटर का फ्लो और कोई अवरोध ही उत्पन्न हो, पत्थर कंकड़ वंकड़ तो आएंगे नदी के प्रवाह के दौरान, तो वह एक कल्पना मात्र है, आदर्श तरल एक कल्पना मात्र है। उसके बाद दोस्तों अपन ने रियल फ्लूइड पढ़ा, वास्तविक तरल पढ़ा। वास्तविक तरल ऐसा तरल जिसके प्रवाह के दौरान अवरोध उत्पन्न होता हो उसे अपन वास्तविक तरल कहते हैं। वास्तविक तरल रियल फ्लूइड के बाद दोस्तों अपन ने फ्लूइड की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहले हमने पढ़ा घनत्व या द्रव्यमान घनत्व, डेंसिटी या मास डेंसिटी। द्रव्यमान और घनत्व के अनुपात को, द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहा जाता है, जिसे रो से द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, रो बराबर m/v। उसके मात्रक के बारे में हमने डिस्कस किया, मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किसका, घनत्व का। घनत्व के बाद दोस्तों अपन ने घनत्व का एक और फॉर्मूला पढ़ा कि आपेक्षिक भार कैपिटल W और गुरुत्व त्वरण के अनुपात को भी घनत्व कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों अपन ने आपेक्षिक भार पढ़ा। आपेक्षिक भार में हमने पढ़ा भार तथा आयतन के अनुपात को आपेक्षिक भार कहा जाता है। आपेक्षिक भार के मात्रक के बारे में मैंने डिस्कस किया कि अगर अपन भार किलोग्राम में लेंगे तो आयतन सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, तो उसका मात्रक किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगा, और यदि अपन भार को न्यूटन में लेंगे तो आयतन मीटर क्यूब में आएगा, तो मात्रक न्यूटन प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अपन ने संबंध पढ़ा, किसमें संबंध पढ़ा, गुरुत्वीय त्वरण में और आपेक्षिक भार में संबंध पढ़ा। W बराबर रो जी, W बराबर रो जी संबंध प्रदर्शित करता है किसमें, आपेक्षिक भार और गुरुत्वीय त्वरण के बीच में। तो दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक की शुरुआत अपन ने आज करी। फ्लूइड मैकेनिक्स का बेसिक अपन ने आज स्टार्ट किया। दोस्तों आज से अपनी क्लासेस की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। 1 बाय 1 अपन क्लासेस का टाइम बढ़ाते जाएंगे और एग्जाम के पहले आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। वैसे अपन ने आज बहुत कुछ पढ़ लिया, क्योंकि यहाँ पे अपन 30-40 मिनट की क्लास में जो भी पढ़ते हैं वो आपके ऑफलाइन क्लास के 1.5 घंटे की क्लास के बराबर होती है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको लिखने का समय नहीं देता। आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं या PDF के माध्यम से नोट्स बना सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको क्लास पसंद आई है तो अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास ये सूचना पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।